Dear students, let's study today in the window to the world history about the Industrial Revolution. We had studied about the Renaissance earlier. Renaissance के टाइम में जब वो एज ऑफ डिस्कवरी करते हैं और एक्सप्लोरेशन करते हैं और एक बार फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, फिर इस साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बुनियाद पे उनमें डिस्कवरीज और इन्वेंशन शुरू होती हैं. तो लेट्स स्टडी इन डिटेल कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरह हुई. वहाँ पे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी में, 1750 के राउंड अबाउट. इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चली गई और एग्रीकल्चर्स ने जो क्रॉप्स तैयार किए, जो फसल तैयार किए, उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ और चीज़ें बनने लगी. इंडस्ट्रीज ने उस पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाने लगी लोगों की सहूलियात के लिए. 18th सेंचुरी के शुरू में पीपल वर यूजिंग वुड. लोग वुड का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई कुकिंग के लिए या दूसरी डिफरेंट चीज़ों के लिए वुड का इस्तेमाल होता था. लेकिन जब साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं तो ये लोगों की ज़िंदगी में एक रिवोल्यूशन लाती है, एक इनकलाब लाती है और लोग एक ट्रेडिशनल लाइफ से निकल कर एक स्टैंडर्ड लाइफ शुरू करते हैं. स्पेशली डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस शामिल हैं, इसने तो दुनिया में ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया. और अब सिर्फ वुड की बजाय अब फ्यूल, कोल का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल, ऑयल का और नेचुरल गैस का इस्तेमाल, इसने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया. एग्रीकल्चर की वजह से फिर रॉ मटेरियल इसने प्रोवाइड किया. वी स्टडीड दिस. अब कोल इस ज़माने में, टाइम ऑफ रेनेसेंस में, कोयला एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स बनता है और इस दौर में इंग्लैंड एक लीडिंग पावर बनता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में. फिर बाकी यूरोपियन ममालिक भी फॉलो करते हैं इंग्लैंड को और वो भी फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्रीज कायम करते हैं और डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की तरफ जाते हैं. तो जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इस टाइम में होती हैं उसमें एक स्पिनिंग जेनी है. एक स्पिनिंग जेनी एक ऐसा आला है जिसमें हाथों के ज़रिए कपड़ा बुना जाता है. और पहले स्पिनिंग जेनी के बगैर लोग एक हाथ में तार लेकर, धागा लेकर दूसरे हाथ में धागे में डालते थे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. अब स्पिनिंग जेनी में ये हुआ कि इसमें 8 स्पिंडल्स कायम किए गए और एक ही टाइम में 8 तार आपने डाल दिए और फिर उसके बाद एक ही सिंगल व्हील के घुमाने से 8 के 8 तार आपस में मिल गए और कपड़ा आसानी से और बहुत कम टाइम में बन गया. ये स्पिनिंग जेनी 1764 में एक ब्रिटिश कारपेंटर ने, जिसका नाम जेम्स हारग्रीव्स था, उसने बनाया और इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया आगे चली गई. दूसरी इन्वेंशन जेम्स वॉट ने की 1776 में स्टीम इंजन का. और स्टीम इंजन की ईजाद ने, स्टीम इंजन की इन्वेंशन ने दुनिया की ज़िंदगी ही बदल दी, क्योंकि अब स्टीम इंजन की वजह से हर वो काम पॉसिबल हुआ जिसके बारे में पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे. स्टीम इंजन का सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो कोल माइन से, कोयले के जगह से पानी को पंप करके बाहर निकालना और बहुत ज़्यादा भारी लोडेड कोयले को ऊपर उठाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया. तो इस तरह के रेलवे में भी इसका इस्तेमाल किया गया जिसमें बहुत ज़्यादा दूर के इलाकों को अर्बन एरिया के इलाकों के साथ मिलाने में कामयाबी हासिल हुई. सो स्टीम इंजन बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इसने एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए. फिर रेलवेज स्टीम इंजन की वजह से फिर बात रेलवे की तरफ जाती है और जॉर्ज स्टीफनसन ने 1830 में स्टीम इंजन को एक वैगन में यूज़ किया, एक वैगन में डालकर वैगन को हरकत दी और इस तरह रेलवे की इन्वेंशन हुई. फिर रेलवे को चलाने के लिए रेलवे लाइंस को बिछाया गया डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान और स्पेशली बहुत दूर के इलाकों को, पसमानदा इलाकों को सिटीज़ के साथ मिलाने के लिए. ये क्योंकि उस ज़माने में रोड हर जगह नहीं होते थे तो रेलवे लाइंस बिछाएंगी जिससे पसमानदा इलाके, जिससे देहात शहरों के साथ मिल गए, एक शहर दूसरे शहर के साथ मिल गया और कम्युनिकेशन बहुत ईजी होगी. फिर इस रेलवेज़ ने ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और ब्रिटिश बिजनेसेस और ब्रिटिश सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे चली गई. एक अनदर इन्वेंशन टेलीग्राफ के नाम से होती है.
ٹیلی گراف سے پہلے لوگ میسیجز بھیجتے تھے. کس طرح بھیجتے تھے؟ یا تو ایک جگہ پہ لوگ لیٹرز لکھتے تھے اور ایک بندے کے ساتھ جمع کرتے تھے, وہ اب اس ایک بیگ میں وہ سارے لیٹرز جمع کر کے ہارس پر بیٹھ جاتا تھا اور دوسرے علاقے میں لے جاتا تھا. اس طرح لوگ ایک دوسرے کو لیٹرز بھیجتے تھے. پھر کچھ لوگ ایک اور ٹریڈیشنل طریقہ تھا کبوتروں کے ذریعے, کبوتر کے پاؤں سے میسج باندھتے تھے اور وہ دوسرے شخص کے پاس بھیجتے تھے. تو یہ سارے ٹریڈیشنل طریقے ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ تھے. ٹیلی گراف نے ان تمام ٹریڈیشنل طریقوں کا خاتمہ کر دیا اور بہت لانگ ڈسٹینس, بہت زیادہ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن شروع ہوئی. ایک بہت دور کے علاقوں کے لوگ کے ساتھ کمیونیکیشن اور رابطہ شروع ہوا. یہ ٹیلی گراف کیا ہے؟ یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے الیکٹریکل سگنلز کو تاروں کے ذریعے. ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کو ایک میسج جاتا ہے تاروں کے ذریعے اور الیکٹریکل سگنلز اس میں یوز ہوتے ہیں, جس میں ایک میسج چند سیکنڈز میں یا چند منٹس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کمیونیکیشن کے لیے اور لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن اور سینڈنگ میسیجز کا ایک بہت آسان طریقہ نکل آیا. اور اگر ہم کہہ دیں کہ ٹیلی گراف جو ہے وہ دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کا فرسٹ اسٹیپ تھا تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیلی گراف کی وجہ سے فرسٹ ٹائم دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور میسیجز اور کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی. سو دس واز اباؤٹ انڈسٹریل ریولوشن in the time of Renaissance, and you read it and underline the difficult words and inshallah discuss with me in your Zoom meetings. Thank you.